हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम आगे डिस्कस करेंगे आपका उत्तराखंड डीएलएड में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जो आपका नवंबर 2025 में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, आपको पहले बता दूं, ये आपका जो सेट है ये सेट डी है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चनों को मैं स्किप करता हुआ जाऊंगा। जो क्वेश्चन इजी होंगे मैं उनको स्किप करूंगा, बाकी जिनमें मुझे लगेगा कि मुझे नीड है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं, तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस शब्द को चुनिए जो शब्द एडमिनिस्ट्रेटर के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखो, ये इजी क्वेश्चन है। मैं जस्ट ये बताऊंगा कि क्या नहीं बनाया जा सकता, तो वो है आपका मिनिस्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मिनिस्टर को बनाने के लिए इसमें ई की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर में आपको कहीं भी ई नज़र नहीं आएगा। वहीं अगर मैं स्टारडम की बात करूं तो आप देखिएगा, आपको हर लेटर STARDOM, तो STARDOM, तो ये आपको बनता हुआ नज़र आएगा इस शब्द की मदद से। मैं आगे बढ़ूँगा। जो क्वेश्चन इजी होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, वो आप अपने से ही कर चुके होंगे। जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको ज़रूरत है एक गाइडेंस की, तो मैं वो ये यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगला है क्वेश्चन, कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है, अच्छा, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है ये कि यू, ए, यू तथा टी की माता है। तो मैं लिखता हूँ आपका ये ए है, तो ए क्या है आपका? ए यू और टी की माँ है। तो मैं माँ को माइनस से डिनोट करूँगा। क्यों? क्योंकि माँ एक महिला है। टी जे की बहन है। तो जो टी है, जो ये पर्सन है, ये कोई जे है, उसकी बहन है। तो बहन है, इनको भी मैं नेगेटिव से डिनोट करूँगा, क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन में आप लोग पढ़ते हैं, ये लड़कियां या फिर महिलाएं, ये फीमेल जो कहूँ, ये माइनस से नेगेटिव, माइनस से आप इनको सिग्निफाई करते हैं। वहीं पुरुषों को आप प्लस साइन से आप डिनोट करते हैं। आगे बढ़े तो जे एम, जे टी जे की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जे का जेंडर मालूम नहीं हुआ, पर ये पता चल गया कि टी जे की बहन है। आगे जे एम का पुत्र है। तो जो जे है वो आपका एम का पुत्र है। तो जे अगर एम का पुत्र है तो इसको मैं पॉजिटिव करूँगा। अब ये देखिए, जब टी और जे भाई बहन हैं, तो टी की माता ए है, तो आप कहोगे टी के पिताजी कौन होंगे? एम होंगे। तो यानी कि एम का भी जेंडर हमें पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ए और एम आपका हस्बैंड और वाइफ है। या तो आप एक सर्किल से इनको डिनोट कीजिए, हस्बैंड वाइफ को, या फिर आप इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। उसके बाद आप कहेंगे पी का विवाह यू के साथ हुआ है। तो जो पी है उसका जो विवाह है वो यू के साथ हुआ है, लेकिन इसमें मुझे पी और यू के जेंडर की जानकारी नहीं है अभी तक। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो कह रहा है यू के की पुत्र वधू है। तो जो यू है वो कोई व्यक्ति या औरत है, उसकी पुत्र वधू है। तो पुत्र वधू होने का मतलब ये लड़की होंगी यू। तो फिर आपका पी क्या होगा? लड़का होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपस में इनका विवाह हुआ है। और मैं इनको या तो इक्वल टू के साइन से, या डबल बॉन्ड जो भी कहें आप, और या फिर मैं एक सर्किल का यूज़ करूँगा। अब मुझे पता चल गया कि के के का रिलेशन किसके साथ? यू के साथ नहीं, अभी यू का रिलेशन पता चला है के साथ। कि आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी कि सास भी हो सकता है और ससुर भी हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि के का जो पुत्र है वो पी होगा। के जेंडर के बारे में अभी कुछ नहीं मालूम। आगे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन की बारी आती है कि पी एम से किस प्रकार संबंधित है। तो जो पी है
वो आपका एम से किस प्रकार संबंधित है। तो जिसका पूछ रहा है, किसका, पी का पूछ रहा है, वो एम से कैसे रिलेट कर रहा है, मतलब पी का रिलेशन पूछ रहा है एम से। तो पी क्या लगेगा, जब एम की पुत्री टी होगी और टी का हस्बैंड, ओ सॉरी, एम की पुत्री टी और यू होगी और यू का जो हस्बैंड है वो पी होगा, तो ऑब्वियस ही बात है पी एम का दामाद होगा। तो आप लिखेंगे ये क्या होगा, दामाद होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, किसका किस से रिलेशन पूछा है, इसको थोड़ा सा आप अंदर से जानने की कोशिश करिएगा, थोड़ा पॉज होके इसको समझने की कोशिश करिएगा। पी का पूछा है, ध्यान रहे, एम का नहीं पूछा। अगर एम का पूछता पी से तो आप तब कहते हैं कि ये एम पी का क्या है, ससुर है। तो जिसका पूछा है उसके आगे ऐसा एरो लगाइए और एक क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सहूलियत होगी। आगे अगर बढ़ूँ तो कह रहा है यदि आर के का पति है, तो आर के का पति है। अब पता चल गया है कि जो आर है वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है के नेगेटिव होगा, यानी कि महिला होंगी। ठीक है, और इनके बीच में मैं डबल बॉन्ड बना देता हूँ ताकि ये हस्बैंड वाइफ नजर आए। तो यदि आर के का पति है तो के पी से किस प्रकार संबंधित है। तो जो के है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, तो किसका रिलेशन पूछ रहा है आपका, के का पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, पी से। तो के पी का क्या लगता है या क्या लगती है, तो क्या लगती है, पी की माँ लगती है। तो आप कहेंगे ये तो क्या हो गया, पी की माँ लगेंगी। अब आगे बढ़े, आगे अगर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है उसी प्रकार नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध किससे है। तो जान लीजिएगा, आपका जो ये नेफ्रो है, नेफ्रो ये यूनिट होती है आपके किसकी, आपके वृक्क की, यानी कि किडनी की। तो किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन से ही आपका नेफ्रोलॉजिस्ट निकला है। आप कमेंट्स में बताइएगा कि लीवर के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं या फिर लंग्स या फिर ब्रेन के, उनको क्या कहते हैं, या फिर इनकी क्या कोई यूनिट होती है। जैसे नेफ्रॉन अगर किडनी की है तो ब्रेन, लंग्स या फिर लीवर की क्या कोई खासियत होती है, जैसे कि इसकी यूनिट या फिर इसमें कोई मौजूद जूस या फिर कुछ और। ठीक है, या फिर इनका फंक्शन बता दीजिएगा। आपको थोड़ा सा अपने कमेंट्स में एक एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करवानी है ताकि आपके कमेंट से बाकी बच्चे कुछ सीख पाए। मैं अगर आगे बढ़ूं तो कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो अक्षरों का कौन सा समूह हो सकता है। तो अगर मैं देखूं तो ये आपका ठीक है, पहले मैं ऑप्शंस की मदद ले लेता हूँ। अगर मुझे लगे कि कहीं पे कोई पोजीशन चारों ऑप्शन में रिपीट हो रही है तो मैं उसको एज इट इज़ आपका ऊपर मेंशन कर दूंगा। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि तीसरी पोजीशन में यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, तो यहाँ पर भी ए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ए बी आपका, फिर डैश, देन बी सी, देन अगेन डैश, देन सी, अगेन डैश, देन बी ए डैश, देन सी। तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट पोजीशन में या फिर फर्स्ट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पे आपको ए ही नज़र आएगा। अब काउंट कर लीजिए ये आपके टोटल कितने लेटर हो रहे हैं। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आपके लेटर हो रहे हैं। तो आप इनका ग्रुप इसके 12 के फैक्टर के हिसाब से बनाइएगा। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जो ग्रुप बनाए जाते हैं 12 के, वो या तो 3 के पेयर में बनेंगे या फिर 4 के पेयर में बनेंगे। तो मैं 3 से शुरुआत कर लूँ। तो 3 से जब आप शुरुआत करोगे तो यहाँ पर आप 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 3 का, यहाँ पर 3 का और यहाँ पे 3 का। अब देखिए, अब पहला ऑप्शन देखते हैं अगर कुछ मेरे को हेल्प मिल पा रही है, क्योंकि कोई ग्रुप कंप्लीट बन रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ग्रुप कंप्लीट बन रहा है। आप ग्रुप नंबर 3 देखिए तो यहाँ पे आपको सी ए बी नज़र आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर ए बी और यहाँ पे बी सी, देन यहाँ पे ए सी। तो मुझे ऐसा लगता है ये ए बी सी को ही आपका रोटेट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी नहीं है। यहाँ पर बी सी मौजूद है लेकिन ए नहीं है। यहाँ पर सी ए और बी तीनों मौजूद हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ए आपका, देन यहाँ पे डैश और यहाँ पे सी, यानी कि यहाँ पर बी होना चाहिए। अगर मैं कुछ इस प्रकार से चलूँ तो आप पाएंगे, मैं लिखूँगा इसको ए बी और ये सी, देन यहाँ पर बी सी तो क्या मौजूद नहीं है, ए, और यहाँ पर तो सी ए बी हो गया और यहाँ पे ए बी सी। तो आपके जहाँ पर ब्लैंक थे या जहाँ पर मैंने नंबर लिखे हुए थे, मैं यहाँ पर नंबर लिखना भूल गया था, तो अगर आप नंबर लिखेंगे तो आपका पहले नंबर पे सी, दूसरे में ए, तीसरे में ए और चौथे में बी, यानी कि सी ए ए बी। क्या ये किसी ऑप्शन में है? तो जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी में है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ने पर मुझे एक पजल का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 56 से लेके 60 तक, यानी कि एक ही क्वेश्चन में इसने आपने सब क्वेश्चंस पूछ लिए। सब क्वेश्चंस कितने हुए इसमें? 5 क्वेश्चंस हैं। तो आपको थोड़ा सा पजल पे भी ध्यान देने की ज़रूरत थी। मैं तो एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि पजल नहीं पूछेगा, लेकिन इस बार डीएलएड में थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग रहा। बाकी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें प्रॉब्लम एसएससी के एस्पिरेंट्स को भी हुई होंगी जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। बाकी जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स होंगे, जो ये वाला एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, उनके लिए ईजी पड़ा होगा। आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे किया जाएगा ये। देखिए 5 लड़के हैं आपके, तो 5 लड़कों को मैं लिख लेता हूँ। ए कैपिटल में है तो मैं कैपिटल में लिखूँगा, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ए बी सी डी और ई। और दूसरी तरफ आपकी गर्ल्स हैं, पी क्यू आर और एस। तो ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स हो गए। अब कंडीशन क्या दे रहा है? ये कह रहा है कि एक 5 सदस्यों की टोली चुनी जाती है, इन्हीं लोगों में से 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 5 ऐसे पर्सन चुने जाएंगे, ऐसा ग्रुप बनेगा। चुनने का क्या क्राइटेरिया होगा ये जान लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है सी और पी को साथ साथ रहना है। तो मैं लिखूँगा सी और पी को साथ में रहना है, तो मैं इनको साथ में रखूँगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जहाँ जिस ग्रुप में अगर आपको सी दिखाई देगा तो उसी ग्रुप में आपको पी भी नज़र आना चाहिए। अगर पी नज़र नहीं आता तो बच्चों वो ग्रुप बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आपकी ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पी को किसी ग्रुप में देखता हूँ, अगर जांचता हूँ पी को, तो आपको सी भी उसी ग्रुप में दिखना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ। फिर कह रहा है Q और R साथ साथ नहीं रह सकते, तो मैं इनको अलग लिख लूँ। Q तथा R आपके कभी भी साथ नहीं रह सकते। E और S साथ नहीं रह सकते, तो E और S भी आपके कभी भी साथ नहीं रहेंगे। उसके अलावा B और D को साथ रहना है, तो B और D आपके साथ रहेंगे। इसके अलावा क्या है आगे? Q और A आपके साथ नहीं रहेंगे। जब Q R के साथ नहीं है तो यही Q आपका किसके साथ नहीं होगा? कह रहा है ये Q आपका A के साथ नहीं होगा। तो Q R के साथ नहीं होगा, E S के साथ, और Q A के साथ नहीं होगा। यानी कि Q बाकियों के साथ हो सकता है, Q S के साथ हो सकता है, Q E के साथ हो सकता है, Q C P B D इनके साथ हो सकता है, लेकिन R और A के साथ नहीं। ठीक इसी प्रकार R सबके साथ होंगे और Q के साथ नहीं, A सबके साथ होंगे और Q के साथ नहीं। अब कह रहा है जब तक कोई अन्य बात ना की जाए या ना कही जाए, इन कसौटियों को प्रत्येक प्रश्न में प्रयोग करें। यानी कि इनके अलावा आप खुद से ही इमेजिनेशन करके आप अपने लिए कंडीशन ना बनाइएगा। जो वो कह रहा है उसी को ही फॉलो करते हुए आप कंडीशंस को फुलफ़िल करिएगा। कह रहा है यदि टोली में 2 सदस्य लड़के हों तो टोली के सदस्य हैं।
तो इसके लिए आपको देखो ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है CEPQS। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ ABCD और PQRS। तो आपका क्या है, यहाँ पर कह रहा है CEPQS। तो सी है, तो सी के साथ आपका क्या होगा, तो सी के साथ कोई कंडीशन दी है, जी हाँ, सी पी के साथ पेयर में रहेगा। तो आप देखिएगा पहली कंडीशन जो थी वो सी के साथ पी की थी, तो हाँ सी के साथ पी है ग्रुप में। उसके बाद ई है, तो ई के साथ आपकी कोई कंडीशन है, जी हाँ, ई के साथ आपका एस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसने एस दिया है, यानी कि ये कंडीशन आपकी फेल हो गई, ये वाला ग्रुप आपका फेल हो गया। उसके अलावा आगे बी की बात करें तो कह रहा है AEPQS। तो यहाँ पर ए की कंडीशन क्या है, ए की कुछ कंडीशन है कि वो क्यू के साथ नहीं बैठ सकता, लेकिन इस वाले में, इस ऑप्शन में क्यू भी दिया है, तो ये भी आपका काम नहीं करेगा। आगे बढ़े तो ए की कंडीशन केवल क्यू के साथ थी, क्यू दिखाई नहीं दे रहा, तो आगे बढ़ेंगे सी पी के साथ दिखेगा, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है सी और पी की, ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर। देन आर और एस हैं, तो आर और एस, तो आर और एस, तो आर क्यू के साथ तो नहीं रह सकता, क्या आर एस के साथ रह सकता है, जी हाँ रह सकता है, केवल उसको क्यू के साथ ही दिक्कत है, या फिर क्यू को आर के साथ दिक्कत है, तो आर एस के साथ रह सकता है। तो ये वाला आपका ग्रुप सही होगा। बाकी अगर आगे जांचें तो बी डी के साथ बिल्कुल हाँ ये कंडीशन दी है, सेकंड कंडीशन यही है आपकी, सेकंड कंडीशन आपकी बी और डी की ही है। अच्छा, आपका आगे देखें, पी और आर नहीं और एस, तो पी की किसी के साथ कंडीशन है, जी हाँ, पी की कंडीशन आपका सी के साथ है, तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई जो मैंने पहले लिखी थी। तो पी की कंडीशन सी के साथ, हाँ, लेकिन यहाँ पर तो सी है ही नहीं, तो सी का होना ज़रूरी था, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे देखिए, इनको फिर से लिखूँ, सी पी बी डी और आपका दूसरा क्यू आर ई एस देन क्यू ए। अच्छा, आपकी ये कंडीशन है, ये नहीं होंगे, ये होने चाहिए। कह रहा है यदि 3 सदस्य लड़कियां हों तथा ए का होना भी ज़रूरी है, यानी कि ए ग्रुप में पक्का होगा, बाकी 4 कोई भी हो, उसमें से 3 तो लड़कियां होंगी। तो अब कह रहा है तो टोली के अन्य 4 सदस्य बताइए। अब जब ए आ गया है ग्रुप में तो क्यू इस ग्रुप में नहीं आएगा। अगर आपको ऑप्शन में कहीं क्यू दिखाई देता है तो वो ऑप्शन आपका वैलिड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्यू नज़र आ रहा है, लेकिन ए तो ऑलरेडी है, और ये कंडीशन क्या कह रही है, क्यू ए के साथ नहीं होगा, जैसे ई एस के साथ नहीं होगा, क्यू आर के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्यू नज़र आ रहा है, तो ये आप काट लेंगे। ऐसे ही क्यू आपका ऑप्शन नंबर सी में भी है, तो इसको भी आप कैंसिल कर लेंगे। अच्छा, अब आपका पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बी दिया है, तो बी के साथ आपका डी होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर डी है नहीं, तो ये भी फेल कर जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। चेक कर लेते हैं, सी है तो पी होना चाहिए, क्यों, पहली कंडीशन ये है सी और पी की, तो सी और पी में मेंशन है इस ग्रुप में। फिर आगे बढ़े, पी के साथ और कोई कंडीशन नहीं, आर के साथ किसी की कंडीशन, जी हाँ, कि क्यू के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, तो क्यू है भी नहीं इस ग्रुप में, तो आपका क्यू दिखाई नहीं दे रहा, तो आर भी ओके है। फिर एस ई के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, बाकी के साथ बना सकता है, तो यहाँ ई है नहीं है, तो ये ग्रुप बनाएगा, तो ये वाला ग्रुप आपका फॉर्म होगा। आगे बढ़ें, 58 क्वेश्चन में कह रहा है यदि आर सहित टोली में कम से कम 3 सदस्य लड़कियां हों तो अतिरिक्त टोली के सदस्य होंगे। तो आर तो होना चाहिए, और आर की कंडीशन किसके साथ फेल हो रही है, आपकी क्यू के साथ फेल हो रही है, यानी कि इस वाले ग्रुप में आपका क्यू मौजूद नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि किसी ऑप्शन में अगर क्यू दिखाई दे तो उसे तुरंत काटिए, तो क्यू इसमें है तो मैं इसको काट दूंगा।
उसके बाद ऑप्शन नंबर ए चेक करें, बी और डी है, तो बी और डी साथ में है। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए बी और डी साथ में है। अच्छा पी है, तो पी के साथ कोई साथ में है? हाँ सी साथ में है, लेकिन इस ग्रुप में तो कहीं है ही नहीं सी, तो यानी कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं होगा। अब मैं आगे बढ़ूँ तो सी ए की कंडीशन किसके साथ, ए की कंडीशन क्यू के साथ है, तो क्यू तो है नहीं, बाहर आर है इस ग्रुप में ऑलरेडी। सी पी के साथ, ठीक है ये था हमें मिला हुआ है, ये मौजूद है। आप यहाँ देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सी और पी साथ में होने चाहिए। फिर एस है, तो एस किसके साथ नहीं बनाएगा, एस ई के साथ ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ये कंडीशन देखिए ई और एस की, तो एस ग्रुप के एस ई के साथ नहीं बनाएगा, लेकिन बाकी सबके साथ तो बनाएगा ना, तो ये ही आपका उत्तर होगा। बाकी मैं इसको चेक करता हूँ ये कहाँ पर फेल हो रहा है, तो मैं देखूँगा ए तो आएगा, ओके। ई क्या आएगा, नहीं ई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ई एस के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा। उसने कंडीशन दे रखी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ई एस के साथ मेंशन किया हुआ है, तो आपका ये भी फिल नहीं करेगा, ये वाला क्राइटेरिया नहीं होगा। अच्छा 59 क्वेश्चन देखिए, यदि क्यू को टोली का एक सदस्य होना है, अच्छा क्यू को टोली का एक सदस्य होना है, तो बाकी सदस्य कौन होंगे, तो क्यू किनके साथ दुश्मनी लेके बैठा है आपका, क्यू आपका आर के साथ और ए के साथ दुश्मनी करके बैठा है, यानी कि आर और ए आपके ग्रुप में नहीं होंगे। तो आर और ए जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे वो आपका ऑप्शन इनवैलिड होगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका इनवैलिड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको आर नज़र आ रहा है और यहाँ पर तो ग्रुप में ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है और क्यू आर के साथ ग्रुप में नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन नंबर ए देखूँ, बी सी डी पी, तो बी का कंडीशन दिया था उसने डी के साथ, मैं फिर से लिख लेता हूँ इस तरफ, बी का कंडीशन डी के साथ, सी का पी के साथ, क्यू आर के साथ बैरी, तो क्यू ए के साथ भी बैर, और ई का एस के साथ बैर। अच्छा अब देखें बी सी डी पी, बी का कंडीशन डी के साथ, ओके, बी का कंडीशन आपका डी के साथ बिल्कुल सही, ठीक है। सी का कंडीशन पी के साथ, जी सही, तो यही आपका उत्तर होगा। फिर भी आप चेक कर लीजिए, सी का कंडीशन पी के साथ, लेकिन ई का एस के साथ नहीं, ये ई एस क्रॉस में है, यानी कि एक साथ नहीं हो सकते, तो ये नहीं बनेगा। फिर बी डी पी एस, बी का कंडीशन डी के साथ, लेकिन पी का सी के साथ है, सी यहाँ है नहीं, तो ये भी फेल कर जाएगा। अब आगे बढ़े, यदि टोली के सी व डी सदस्य हों तो टोली के अन्य सदस्य कौन नहीं होंगे। अगर ग्रुप में सी और डी हैं तो सी के लिए फिर पी का होना ज़रूरी है ग्रुप में, और डी के लिए आपका बी का होना ज़रूरी है। आप यहाँ से देखिए फिर से, सी के लिए आपका पी का होना ज़रूरी है, मैंने लिख लिया, और डी के लिए आपका बी का होना ज़रूरी है, यानी कि ये चार तो कन्फर्म आएंगे ही आएंगे। अब आगे कह रहा है अन्य सदस्य कौन नहीं हो सकते, इनके अलावा और कौन नहीं हो सकता, तो देखिए बी आर एस, क्या ये हो सकते हैं, नहीं, बी तो है लेकिन इस वाले ग्रुप में पी की ज़रूरत है और पी आपका है नहीं, तो ये नहीं होगा। बाकी देख लीजिए, क्योंकि पी की ज़रूरत किसको है, सी को है, और सी ऑलरेडी ग्रुप में बैठा है तो इसको सी की नीड पड़ेगी, डी को बी की, तो दो तो पी और बी होने चाहिए ही चाहिए, और इसमें बी तो है लेकिन पी है नहीं, तो ये आपका क्या हो नहीं सकता, ये ग्रुप बन ही नहीं सकता। बाकी देखिएगा आपको पी और बी हर ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी आपको पी और बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी पी और बी आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर भी पी तथा बी आपको दिखाई देगा, यानी कि ये सारे ग्रुप आपके बनेंगे, लेकिन कौन नहीं बनेगा, आपका ऑप्शन ए नहीं बनेगा। आगे है कि चार आपके मित्र हैं, नीरज, मुकेश, ओमपाल और पुनीत, ये कैरम खेल रहे हैं, तो आपका कैरम का बोर्ड कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप देखें तो कैरम का बोर्ड इस तरह से बनता है। उसके कह रहा है कि ये चार मित्र हैं आपस में खेल रहे हैं, मुकेश नीरज के दाईं ओर बैठा है, तो किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, नीरज की रिस्पेक्ट में, तो मैं नीरज को लिख लूँगा यहाँ पे, ये आपका नीरज बैठे हुए हैं।
अच्छा, मुकेश की बात कर रहा है। मुकेश नीरज के दाएं ओर, दायां क्या होता है आपका? दायां, अगर मैं इंग्लिश वालों की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, दायां आपका राइट साइड होता है। तो नीरज को मैंने नीचे बैठाया। अच्छा, एक चीज़, मैं नीरज को ऊपर भी तो बैठा सकता था, लेकिन मैंने यही जगह क्यों चुनी? देखो, जो भी पर्सन, अगर आप कुछ ऐसे इस तरीके से बैठाते हैं कि वो अगर आपका नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो सबसे परफेक्ट ऐसा पर्सन होगा जिसका राइट आप ही के राइट से मेल खाता होगा, जिसका लेफ्ट आपके लेफ्ट से मेल खाता होगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हम नीचे वाली पोजीशन को चुनते हैं, ऊपर वाली पोजीशन से शुरुआत नहीं करते। अच्छा, नीरज के दाईं ओर बैठा है, यानी कि राइट साइड पे बैठा है कौन? मुकेश। तो मैं मुकेश को इस तरफ लिख लूँगा। अब मुकेश इस तरफ है, तो फिर आगे कह रहा है और दाईं है और तथा, ठीक है, ये कह रहा है मुकेश नीरज के दाईं ओर है तथा पुनीत ओमपाल के बाईं ओर है। अच्छा, एक टाइम के लिए मैं ओमपाल को यहाँ पर लिखता हूँ, और फिर आप खुद को इमेजिन करिए कि आप ओमपाल की जगह में कैरम खेल रहे हैं। तो आपका फेस इस तरफ होगा, तो जो आपका लेफ़्ट होगा वो आपका लेफ़्ट किधर होगा और आपका राइट किधर होगा, ये जान लीजिए। आप खुद को इमेजिन करिए, आप इस तरफ खेल रहे हैं तो आपका लेफ़्ट इस तरफ को जाएगा और आपका राइट इस तरफ को जाएगा, यानी राइट इस तरफ, लेफ़्ट इस तरफ। लेफ्ट यानी बायां या बाईं, और राइट यानी कि दायां। तो ये आपका दायां हो जाएगा, राइट। ठीक है। अगर ओमपाल यहाँ पर बैठा है और इसने क्या बोला है, पुनीत ओमपाल के बाईं ओर बैठा है, तो ओमपाल के बाईं ओर तो भैया मुकेश बैठा है। तो ओमपाल यहाँ ना होकर ओमपाल आपका यहाँ पर बैठेगा। अब क्या होगा? अब ओमपाल को इमेजिन करिए कि आप खुद बैठे हुए ओमपाल की पोजीशन में, तो आपका लेफ़्ट किधर आएगा? आपका लेफ़्ट इधर आएगा, यानी बायां साइड इस तरफ आएगा, और दाहिनी साइड आपकी इधर आएगी, तो ये दायां हो जाएगा। तो ओमपाल यहाँ पर नहीं बैठेगा, यहाँ पर कौन बैठेगा? आपका पुनीत सुपरस्टार। तो पुनीत सुपरस्टार आपका यहाँ पर बैठेगा। अच्छा, अब हो गया क्या? अब आपको कैरम कैरम का अगर आपने कभी खेला होगा, तो आपके जो ग्रुप बनते हैं वो कुछ इस प्रकार बनते हैं कि अगल बगल वाले आपके एक टीम में होंगे, और आपके ठीक अपोजिट साइड वाले एक दूसरे के टीममेट्स होंगे। ऐसे ही आपका किस में दिखाई देता है? लूडो में दिखाई देता है। इवन जो स्नैक लेडर वाले गेम्स होते हैं उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। अच्छा, ये बात हो गई आपकी ग्रुप की। अच्छा, पूछ क्या रहा है? निम्न में से कौन खेल में एक दूसरे के पार्टनर हैं? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नीरज और इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, नीरज एंड पुनीत। तो नीरज और पुनीत, हाँ बिल्कुल, नीरज और पुनीत आपके एक ही अ, एक ही गेम में एक दूसरे के पार्टनर होंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ओमपाल और नीरज। नहीं भाई, ओमपाल और नीरज तो एक साथ बैठे हैं एक ही तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठे हैं, तो ये दोनों तो पार्टनर होने से रहे। उसके बाद पुनीत और ओमपाल, पुनीत और ओमपाल इनके साथ भी ये कंडीशन, ये आपस में पार्टनर नहीं होंगे। और मुकेश तथा पुनीत, तो मुकेश और पुनीत नहीं, ये भी नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। उसके बाद डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है शायद। हाँ, एक्स वाई जेड तथा टी चार नगर हैं। वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है। अच्छा, शुरुआत ये एक्स से कर रहा है, एक्स की रिस्पेक्ट में चीज़ें दे रहा है, तो मैं एक्स को सेंटर में मानूंगा, और इस तरफ मैं मानूंगा ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, और ऊपर मैं मानूंगा नॉर्थ, और नीचे आपका साउथ, यानी कि ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। अच्छा, एक्स के रिस्पेक्ट में कौन बैठा है? वाई बैठा है। देखो, वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है, तो वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि एक्स का दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा? ये वाली डायरेक्शन, तो वाई यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद कह रहा है जेड वाई के पूर्व में है, तो वाई का पूर्व किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, तो जेड आपका इस साइड होगा। फिर कह रहा है और x के दक्षिण पूर्व में, तो x का दक्षिण पूर्व इस तरफ होगा, तो y जेड y के तो ईस्ट में है, ठीक है,
और x के साउथ ईस्ट में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। तो हो गया आपका z यहाँ पर बैठेगा, वरना मैं इसको यहाँ पर भी बिठा सकता था, यहाँ पर भी बिठा सकता था। अगर मैं यहाँ पे बिठाता तो ये x के रिस्पेक्ट में फिर कहाँ होता, साउथ वेस्ट में होता। अगर मैं इसको यहाँ पर बिठाता तो ये x की रिस्पेक्ट में आपका ठीक साउथ में होता, लेकिन मेरे को इसे कहाँ बिठाना था, x की साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में और y की ठीक ईस्ट डायरेक्शन में, y की रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में ये ईस्ट में बैठा है। उसके बाद आइए जांचते हैं आगे क्या है। t y तथा x की कतार में और z के उत्तर में है, यानी कि जो t है वो x और y की कतार में, तो या तो t इस तरफ होगा या तो t इस तरफ होगा। लेकिन उसने आगे क्या कहा है, z के उत्तर में, तो t आपका ठीक z के उत्तर में होगा। तो t इस तरफ होगा, ना कि इस तरफ। ठीक है, तो आप ये एक लाइन में देखेंगे y x तथा t को। तो कह रहा है x की दिशा में t स्थित है। अच्छा, t की पोजीशन बता रहा है x की रिस्पेक्ट में, तो x यहाँ पर है, तो t x की रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, t कहाँ पर है अभी, तो t है आपका नॉर्थ ईस्ट में। तो आपके उत्तर पूर्व आंसर होगा। नीचे का है, नीचे दिए गए शब्दों का तार्किक सार्थक क्रम है कैप्टन, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर। देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपके ऑफिसर्स की रैंक्स पूछ लेता है कभी कभार, तो ये स्टैटिक जीके में आप लोग याद करते होंगे। अच्छा, ये वाली रैंक्स हैं ये आर्म्ड फोर्सेस की है, इंडियन आर्मी की है, एयरफोर्स की नहीं है और नेवी की नहीं है, उनकी अलग होती है। यहाँ पर मेजर, कर्नल, ये ब्रिगेडियर आपको कहाँ मिलेंगे, आपको ये इंडियन आर्मी में मिलेंगे। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि इनमें से सबसे छोटा कौन है आपका रैंक में, ऑफिसर्स रैंक में, इनकी रिस्पेक्ट में कैप्टन। वैसे आपका कौन होता है, आप बताइए कि आपका अगर आर्मी में लेफ्टिनेंट एक रैंक होती है तो उसकी रिस्पेक्ट में नेवी में और एयरफोर्स में आपको कौन सी रैंक देखने को मिलेगी। अगर आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट नज़र आता है तो उसी रिस्पेक्ट में आपको नेवी और एयरफोर्स का बताना है। तो मैं यहाँ पर कैप्टन लिखता हूँ, ये मैंने कैप्टन लिखा, ये पहली पोजीशन है। चलो ये भी ना लिख के मैं इसको फर्स्ट लिखता हूँ। देन आपका कौन आएगा, आपका क्या कर्नल आएंगे या मेजर आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा मेजर आएंगे आपके, कैप्टन से ऊपर मेजर, और मेजर से ऊपर आपके कर्नल होते हैं। और मोस्टली जो ऑफिसर्स होते हैं वो कर्नल की रैंक पे रिटायर होते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्रिगेडियर आपके चौथी पोजीशन में आएंगे, यानी कि सबसे जो टॉप की पोस्ट होंगी इनमें से वो आपकी होगी ब्रिगेडियर। वैसे देखा जाए तो कौन सी होती है, फील्ड मार्शल। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस क्या बना, 1 3 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, 1 3 2 और 4। इसके बाद कह रहा है यदि लखनऊ को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई, तो ये इजी क्वेश्चन है। कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो आपको देखना है कि मुंबई को ये क्या कह रहा है, मुंबई को ये कोलकाता कह रहा है, तो कोलकाता आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ूँ तो आगे कह रहा है यदि एक निश्चित कूट में ASHHGU का अर्थ ब्राइट है, तो ASHHGU का जो मीनिंग है वो क्या है, ब्राइट है, BRIGHT, यानी कि एक निश्चित कोड में इसका मीनिंग क्या है, ब्राइट है। तो डार्क का कोड क्या होगा, यदि एक निश्चित कूट में ASHGU का अर्थ जो है ब्राइट है, तो डार्क का कोड कह रहा है, तो डार्क का कोड कह रहा है इफ इन अ डेफिनेट कोड द मीनिंग ऑफ ASHGU इज ब्राइट, तो द कोड ऑफ डार्क, ठीक है, यानी कि ब्राइट और डार्क। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको कैसे पकड़ना था, आप इसमें सिली मिस्टेक्स कर सकते हो। देखो, जहाँ से मुझे ये पेपर मिला है, ठीक है, उस कैंडिडेट ने क्या किया, देखो DARK में E और Z का मेंशन कर दिया।
उसने शायद ये डार्क आपका ऊपर लिया होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ब्राइट एक मीनिंगफुल वर्ड है, डार्क एक मीनिंगफुल वर्ड है। यहाँ पे ASHHGU कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, और वो केवल ये कह रहा है कि एक कोड में ASHHGU को हम क्या लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ब्राइट है। तो डार्क को कोड में क्या लिखेंगे, तो ठीक इसका उल्टा आएगा, ध्यान रखना। डार्क नीचे आएगा, ऊपर नहीं। उसने क्या किया, डार्क को ऊपर किया, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया होगा, उसने नंबर लिखे होंगे, ये किया होगा, और नीचे आपका 28, 7, 9, 18, 2, तो 1 में 1 ऐड किया 2, 19 में एक माइनस किया तो आपका 18, तो 8 में एक ऐड किया तो आपका क्या 9। तो इस तरह से चला, तो उसने फिर डी का ई किया और ए का जेड, और ये ऑप्शन शायद उसने टिक लगाया हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि डार्क के आपको कोड लिखने हैं। आप लिखोगे 4, 1, 18 और किंग 11। अब ये देखो, आपको यहाँ पर क्या किया, आपने 2 को 1 बनाया, तो 2 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, एक माइनस करूँगा 2 से। तो ऐसे ही आपको 4 को क्या बनाना है, 3 बनाना है, एक कम करना है। तो 4 को 3 बनाना है आपको, तो आप एक माइनस करेंगे। देन यहाँ पर देखिए, आपने 18 का क्या किया, 19 किया, तो आप 1 का क्या करोगे, 2 करोगे। उसके बाद आपने 9 का क्या किया, 8, यानी 1 माइनस किया, तो आप यहाँ पे 18 का क्या करोगे, 1 माइनस करके 17 लिखोगे। वहीं के में आपको फिर एक ऐड करना पड़ेगा, यानी एक बार ऐड कर रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर मैं नीचे की रिस्पेक्ट में बात करूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो मैं इनके कोड लिख लूँ, मतलब ये जो कोड दिए जाते हैं अल्फ़ाबेट्स को, इनकी रिस्पेक्ट में इनके लेटर्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर 3 किसका होता है, सी का, 2 आपका बी का, 17 आपका क्यू का, और 12 आपका होता है एल का। तो इसका आंसर आना था CBQL। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। आगे देखिए, कह रहा है प्रश्न आकृति ये है तो उत्तर आकृति क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका, ये जो एरोज़ हैं ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो आपका जो सेंटर में बैठा हुआ एरो होगा वो भी इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये आपका कौन सा रोटेशन में आ रहा है, एक तो बी है और एक डी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस तरह का फिगर जो यहाँ से ऐसे बेंट हुआ है, ये कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पे बेंट हो रहे हैं प्रॉपर, तो ये क्या इस तरह का फिगर दे रहे हैं, नहीं, ये इस तरह का फिगर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा, बेंट वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 67 क्वेश्चन, इसमें आपको प्रश्न आकृति बतानी है। ठीक है, मतलब ये प्रश्न आकृति, आपको उत्तर आकृति बतानी है, तो आपको इस वाली पोजीशन को देखना है। तो नॉर्मली हम या तो ऐसे चलते हैं या तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। एक बार ऐसे देखते हैं, ये ऊपर गया दोनों एरो, देन एक ऊपर एक नीचे, फिर एक नीचे एक ऊपर, ये ऊपर गया, देन ये ऊपर, देन ये इस तरफ, देन ये नीचे, देन ये इस तरफ। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर, तो फिर अगली बार ये नीचे, और ये एक बार नीचे, ये एक बार ऊपर, फिर ये एक बार नीचे। तो ये वाला आपका आंसर होगा। या तो आप ऐसे में देखिए या फिर ऐसे में चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। फिर कह रहा है 68 क्वेश्चन, इसमें 68 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज और वर्ग हैं। अच्छा, हाउ मेनी ट्राइंगल, ऑप्शन देख लेते हैं। 28 त्रिभुज 5 वर्ग, 24 त्रिभुज 5 वर्ग, 28 त्रिभुज 3 वर्ग, 24 त्रिभुज 3 वर्ग। तो हम कोशिश करते हैं इसमें, अगर आपको ना भी आए तो आप के पास समय नहीं है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर ए भी लगाकर आ सकते थे। ज़्यादातर वो अगर आपके नंबर जो मैक्सिमम नंबर लेकर चलता है, लेके जा रहा है, वही आपका नॉर्मली उत्तर माना जाता है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके ट्राइंगल 28 दे रखे, तो 28 काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं करूँगा क्या, आपके 5 वर्ग देखूँगा कि मुझे क्या कहीं 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, देखिए, पहला है ये, देन दूसरा ये, और फिर तीसरा ये। क्या चौथा है, ट्राइंगल से बन रहा है कहीं, ट्राइंगल से तो वैसे बनता है, अगर मैं
ऐसा कर लूँ, ठीक है, या ऐसा कर लूँ तो ये तो बन गया। हम्म, ऐसा या फिर ऐसा। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। हम्म, 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 हाँ ये देखो, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला, ये आपका चौथा और पांचवा आपका वर्क मुझे मिल गया। तो एक तो ये, देन दो, देन ये तीन, देन ये फोर्थ, देन ये वाला आपका फिफ्थ। तो ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, 28 ट्राइंगल्स एंड 5 स्क्वायर्स। अच्छा, इसमें ट्राइंगल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया कि आपका ए या फिर बी में से कोई एक आंसर होगा। अच्छा, ट्राइंगल भी काउंट कर लिए जाए, क्योंकि आपका क्या है, 28 इस तरफ भी है और यहाँ भी है, और सॉरी यहाँ 24 है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका तुक्का लगाने के चक्कर में, अभी टाइम है तो आप ऐसे ही फेंक दो आंसर। नहीं, थोड़ा रुक के कोशिश कीजिएगा कि असली में आपका उत्तर आ जाए। तो मैं काउंट करने की कोशिश करता हूँ। पहला ये, दूसरा ये, मैं सिंगल सिंगल ट्रायंगल काउंट कर रहा हूँ, आपको बता दूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 ये हो गए, ठीक है। अब आगे मैं दो दो ट्रायंगल को साथ में लेके चलूँगा। एक, देन ये दो, देन ये तीन, और ये चार। तो ऐसे ही मुझे चार इसमें मिलेंगे, ये ये तथा ये चार इसमें मिलेंगे। तो 12 तो पहले से थे, और 4 + 4 + 4 12 फिर हो गए, 24 हो गए। अभी दो दो ट्राइंगल से तो मेरी कंडीशन बन गई। अब ध्यान में रखना, जब इस तरह से फिगर चिपके हुए हैं और क्रॉस में आपको डायगोनल्स ऐसे देखने को मिलें, तो आपके 3 या 4 स्पेस से भी, जैसे एक स्पेस ये, दो ये, तीन ये, चार, तो 3-4 स्पेस से भी आपके ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने दो तक की मदद ले ली थी, अब मैं तीन का देखूंगी क्या तीन से ट्रायंगल बन रहा है। एक, दो, तीन, नहीं नहीं बनेगा। हाँ, चार से बनेगा, देखो ये तो 24 तो हो गया, ये 25, ये 26, तो अब काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 28 लगा के आइए। 24 तो हो ही गया था, आप सीधा 28 पे पहुँचिए। अब इसके बाद कह रहा है, रवि जब स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी जो गाड़ी है वो आधा घंटा, गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले वो पहुंच चुका है। एक सेकेंड ना, मेरा ध्यान इस तरफ है, ठीक है, हो गया। अच्छा, रवि जब स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि वह गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले पहुंच गया है। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलम्ब होने के कारण 6:20 पर आई। रवि कितने बजे स्टेशन पहुंचा? अच्छा, मान के चलो कि रवि आपका कब पहुंचा, आपका एक ऐसे टाइम में पहुंचा जब ट्रेन आने वाली थी उससे 30 मिनट पहले। अच्छा, ये ट्रेन का टाइम होगा। फिर कह रहा है, गाड़ी 1 घंटे 30 मिनट विलम्ब होने से के कारण 6:20 पर आई। यानी कि गाड़ी इस टाइम पे ना आके कितने बजे आई आपकी, 6:20 पे। अब कितने घंटा लेट थी, 1 घंटा 30 मिनट। अगर मैं 1 घंटा 30 मिनट पीछे आता हूँ तो मुझे एक टाइम मिलेगा यहाँ पे, और इस टाइम की रिस्पेक्ट में अभी रवि कितना 30 मिनट पहले आ चुका है, यानी कि आधा घंटा पहले आ चुका है। अच्छा, ये देखो यहाँ पर है आपका 1 आवर 30 मिनट, यहाँ पे ये गैप है, देन ये गैप। अगर मैं इन दोनों का गैप देखूँ आपका, तो ये कितना हो रहा है आपका, ये 2 आवर का हो रहा है। यानी कि 2 घंटे पहले आपका रवि पहुँचा होगा। तो आपका ये 6:20 है, मैं 6:20 से 2 घंटे पीछे आता हूँ, तो 1 घंटा 5:20, फिर एक और घंटा 4:20। तो 4:20 पे रवि आपका कहाँ पहुँचा होगा, स्टेशन पे पहुंचा होगा। तो इसका उत्तर होगा 4:20, यानी कि आपको 1 घंटा 30 मिनट और ये 30 मिनट आपको ऐड करना था, और यही गैप बन रहा था आपका लेट वाले टाइम का और रवि के एग्जैक्ट टाइम का। लेट किसका, ट्रेन का होना, और एग्जैक्ट किसका, रवि का पहुंचना ना, रवि का जल्दी पहुंचना, सॉरी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं, रवि आधा घंटा पहले पहुंच चुका था।
अच्छा, कह रहा है कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची तथा खाने पर 480 खर्च करने का प्लान बनाया, परंतु इनमें से दो पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 20 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होना था आपका। फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके 5 फ्रेंड हैं। आपने बोला कि चलो क्या करते हैं, हम 100 रुपये की चिज्जी लेंगे, ठीक है, और 5 बंदे हैं, हम 5 बंदे 100 रुपये मिला के खर्च करेंगे और चिज्जी लेंगे। तो क्या होता है, आपका एक बंदा ऐसा होगा जो कहेगा भैया जेब में तो पैसे ही नहीं है। तो क्या होगा, तो 4 बंदे होंगे तो उनको फिर 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ देखोगे, अगर सबके पास पैसे होते तो एक पर्सन को 20 रुपये खर्च करने पड़ते। अब एक बंदा ऐसा था जो थोड़ा कंजूस था, या वाकई में जिसके पास पैसे थे नहीं, तो उसने क्या किया, उसने पैसे कंट्रीब्यूट करना उसने कंट्रीब्यूट करने से मना किया। तो आपके कितने लोग होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे, 4। तो 4 के ऊपर 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो एक पर्सन के ऊपर कितने का खर्चा आएगा, आप बोलोगे 25 रुपये का। तो यहाँ पे आप गैप देखोगे कि एक पर्सन को कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, 5 रुपये। तो ठीक इसी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है। कह रहा है कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची तथा खाने पर, जहाँ पर मैं 480 लिख रहा था, ये उसने क्या किया, 480 लिखने की कोशिश की। और फिर कह रहा है खर्च करने का प्लान बनाया, परंतु इनमें से दो पिकनिक पर नहीं जा सके। तो क्या हुआ, दो पिकनिक पे नहीं गई। और जाने कितने वाले थे ये नहीं मालूम। जो मैं ये 5 लिख रहा था, इसका तो मालूम ही नहीं है कि कितने लोग जा रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मानता हूँ कि x लोग आपके जाने वाले थे। फिर क्या हुआ, फिर हुआ परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दो बंदे गए नहीं। तो यानी कि दो बंदे नहीं गए, यानी कि x के बजाय कितने गए, x-2 गए, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पर एक बंदे को हमने हटाया, तो हमने क्या किया होगा, 5-1, तभी तो आपका 4 आया होगा। अब कह रहा है इससे क्या हुआ, 20 रुपये अधिक देने पड़े हर पर्सन को। तो 20 रुपये ये एक्स्ट्रा देने वाला था। अच्छा, ये हो गया। तो आप देखिएगा, जब आप पर्सन कम करते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा रुपीज़, आपको मतलब पहले के मुकाबले आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही जब आप क्या करोगे, जब आप कम बंदे कंट्रीब्यूट करोगे, तो पर पर्सन में जो खर्चा आएगा वो ज़्यादा आएगा। और इन्हीं दोनों का गैप ही तो उसने कितना दिया है, 20 रुपये। जैसे यहाँ पे गैप कितने का बन रहा था मेरे वाले में, जब मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था, 5 रुपये का, और यहाँ पर 20 रुपये का गैप बन रहा था। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका, मैं अगर 480 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा x-2 -1/x इज इक्वल टू 20। तो ये आपका कैंसिल आउट, 0 से 0 और 2 से आपका 48 कैंसिल आउट 24 टाइम्स। अब ये देखिएगा कि मैं अगर इसको 24 को इस साइड ले जाता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें आगे समझा सकूँ। तो ये हुआ आपका, यहाँ पे 24 आ गया होगा, तो मैं 24 को इस तरफ ले जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर 24 इस तरफ अगर न्यूमरेटर में है, ऊपर है, तो इक्वल टू के इस तरफ ही डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो 24 इस तरफ आएगा तो 1/24 होगा। तो मैं इसको रब करके आपका क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा आपका 1/24। तो आपका ये आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आपको x देने वाला है। अगर आप x निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है तो कितने लोग पिकनिक पर गए। तो कितने लोग गए होंगे, तो ये तो आएंगे टोटल पर्सन, तो उसमें से आप 2 माइनस करोगे, तो यानी x में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम x के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप एलसीएम लोगे, x इंटू x-2, देन आप ये पाओगे कि यहाँ पर x-2 था, तो यहाँ पे x आएगा ऊपर मल्टीपल में, और यहाँ पर आएगा आपका x-2 इज इक्वल टू, सॉरी 2 है, इज इक्वल टू आपका 1/24। अब इससे ये कैंसिल और माइनस माइनस का प्लस, तो ये आपका आएगा ये क्या 2, और ये 24 में इस तरफ रखूँगा तो ये इंटू में चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, देन ये आपका इस साइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x-2, तो 48 इज इक्वल टू x² -2x।
तो एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे वो 48 को इस तरह से वो करना है, इस तरह से इसके फैक्टर बनाने हैं कि आपको उनको माइनस करने में, उन फैक्टर का माइनस करने में आपका जो उत्तर आया वो आया आपका -2। तो आप देखेंगे कि ये आ रहा है आपका 6 8 जा 48, 8 और 6 के बीच में 2 का गैप है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि आपको माइनस में चाहिए और फिर छोटे को आपको प्लस में लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 48। तो x कॉमन लो और यहाँ पे -8 प्लस 6x माइनस 8, तो आपकी x की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी आपकी, ये मैं इस साइड लिखूँगा, x बराबर एक तो आ गया आपका कितना 8 और x बराबर -6। अब बताइए माइनस तो होने से रहा, तो x की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि असल में 8 लोगों को जाना था और गए कितने, 2 कम करके 6 लोग पिकनिक पर गए, तो इसका उत्तर होता 6। अच्छा, ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड आपको समझाने के लिए कि इक्वेशन होती तो आपको इस तरह से सॉल्व करना था। अब बिना इक्वेशन के आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, आइए ये जानते हैं। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। तो हम ऑप्शन की मदद कैसे लेंगे, कह रहा है कितने लोग गए पिकनिक पर, मान लीजिए 4 लोग गए, तो 4 लोग गए और जाने कितने वाले थे 6। अगर मैं 4 लोगों के खर्चे की बात करूं कि 4 लोगों पे खर्चा कितना आएगा, तो 480 मेरे को 4 लोगों पे बांटना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका 120, वहीं 480 मैं इधर इधर बांटता हूँ तो ये आएगा 80। अब यहाँ पे देखो 120 और 80 के बीच में कितने का गैप है, क्या 20 का है, बिल्कुल नहीं, ये तो 40 का गैप दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन ए तो उत्तर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करता हूँ, आपका गए कितने 6, जाने वाले कितने थे 8, क्यों 2 कम गए थे, तो इस वजह से 6 गए। अब 480 का खर्च है, तो 6 लोगों के ऊपर 480 को बांटता हूँ, 480 की खर्च को, तो ये आएगा 80। और अगर मैं 8 लोगों के बीच 480 का खर्च बांटता हूँ तो ये आएगा 60। तो 80 और 60 के बीच में 20 रुपये का फ़र्क आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल 20 रुपये का फ़र्क आ रहा है, क्यों, अब ये ही उत्तर होगा, क्यों, क्योंकि परिणाम स्वरूप कह रहा है प्रत्येक को 20 रुपये अधिक देने पड़े, तो देखो 20 रुपये अधिक दिए जा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही उत्तर होगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति आपको मालूम करनी है। अच्छा, ये कैसे होगा इसको जान लेते हैं, क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देखते हैं। इसके लिए आपको बाकी फिगर्स की मदद लेनी पड़ेगी, या आप ऐसा कर लीजिए कि आप इस वाले का मिरर इमेज ही तो फाइंड कर रहे हैं इस तरफ, ये आप मान के चल सकते हैं इसमें। तो इसका मिरर इमेज देखिए, आपका जो ये लाइन है ये आपका कहाँ तक जा रही है, एक सर्किल को क्रॉस करते हुए, ये सर्किल है, और फिर सर्किल को क्रॉस करते हुए ये जा रही है एक स्क्वायर के एंड तक, ये आपका एक स्क्वायर बन गया। तो देखो सर्किल को क्रॉस करते हुए एंड तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या ऊपर एक त्रिकोण मिल रहा है एक सेगमेंट के अंदर, जी हाँ, एक सेगमेंट के अंदर हमको एक त्रिकोण मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है। उसके अलावा इस वाले स्क्वायर में एक आपको सेगमेंट ऐसा मिलेगा जो एक कर्व सा बनता हुआ दिखाई देगा, तो देखो ये कर्व सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाँ, और ये सर्किल है, तो ये एक सर्किल है, यानी सर्किल का चौथा हिस्सा, और ये क्या इसको अंदर काट रहा है, जी बिल्कुल, ये इसकी तरह ये यहाँ अंदर काट रहा है, तो आपका ऑप्शन ए ही उत्तर होगा। बाकी चेक करते हैं ये कहाँ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखो आप इसी के कंपैरिजन में, ए के कंपेयर में बी को देखिए, तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा ये वाला जो सेगमेंट है ये कर्व है, यहाँ पर देखो ये तो ट्रायंगल सा बन रहा है, लेकिन अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ तो कर्व है हर जगह, कुछ ऐसा कर्व, ये देखिए ये, तो बी तो नहीं होगा, ये अपने कर्व की वजह से आंसर नहीं दे पाया। सी को देखते हैं, तो सी और ए का अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए और सी में आपको क्या दिखाई देगा डिफरेंस,
ये इसकी लाइन यहाँ तक सिमट रही है, सी पूरा आपका बाहर तक लेकर जा रहा है। लेकिन बाकी फिगर्स में ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ और यहाँ देखूँ, क्या ये बाहर तक जा रहा है? नहीं। तो ये भी आपका फेल हो गया। अब इसके अलावा डी ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं तो इसका तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। देखो ये यहाँ से यहाँ कर्व में ये पॉज हो गया, जबकि ये कर्व के बाद भी आपका आगे बढ़ा कहाँ तक? स्क्वायर तक। तो यही आपका उत्तर होना था। आगे प्रश्न आकृति है, इसका उत्तर डी होता। सिंपल सा है, इस पर्सन ने भी ठीक किया है ये। एक सेकेंड, किसने ये सही किया है? हाँ, ये गया। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मिरर इमेज से लग रहे हैं। हाँ हाँ, तो यही इसका उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जी बिल्कुल, इसने सही किया है। अब आगे बढ़े। एक सेंटीमीटर भुजा के 64 घन को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी? तो देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया है ना आपके पास, तो ये क्यूब कटिंग का क्वेश्चन है और इसमें 64 घन दे रखे हैं। देखो, आपको जो इस तरह के नंबर्स मिलते हैं ये कहीं ना कहीं किसी के क्यूब रूट्स होते हैं। तो 64 किसका क्यूब रूट है? 4 का। और 4 होने का मतलब है जो n की वैल्यू होगी वो 4 होगी। n यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। देखो, क्यूब कटिंग होती है आपकी, ठीक है। ये कह रहा है कि 64 क्यूब को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया जा रहा है। मान लो ये बड़ा घन है और आपके जो क्यूब्स हैं आपको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे क्यूब्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अभी इन्हीं से ही बन रहा है, ठीक है, ये छोटे छोटे क्यूब्स। अब कह रहे हैं ऐसे 64 क्यूब्स हैं, ठीक है। तो जो ये 64 है ना आपका, ये कुछ और नहीं आपका इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने 1 सेंटीमीटर की भुजा दी है। तो आपका 64 आपके क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। इसके साइड में n मान लेता हूँ। जनरली हम क्यूब कटिंग में साइड को n मानते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी? n क्यूब बराबर 64। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब ये कह रहा है ऐसी कोई भी सतह मतलब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी? तो ये वही है कि आपने क्यूब को पेंट कर लिया और आपके 3 फेस 2 फेस 1 फेस और 0 फेस वाले फिगर्स, मतलब 0 फेस वाले क्यूब्स जिनका 0 फेस पेंट है, मतलब कोई भी साइड पेंट नहीं है, वही तो यहाँ पूछ रहा है। कह रहा है कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी। तो वही सतह आपकी बाहर से नहीं दिखाई देगी जिसका कि कोई भी साइड पेंट नहीं किया होगा। तो 3 2 1 0, तो ये तो थी इसका जो आंसर आता है, जिनकी 3 साइड पेंटेड होती है, आपको कॉर्नर में दिखाई देते हैं ये, ठीक है। तो इनकी 3 साइड पेंटेड, ये कुल 8 मिलते हैं। ये वाले आपको मिलते हैं आप कहेंगे 4, ये मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, 4 n माइनस ए n माइनस बी और सॉरी a माइनस 2, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, a माइनस 2 a b माइनस 2 और ये प्लस b माइनस 2 a माइनस 2 प्लस b माइनस 2 प्लस c माइनस 2। तो ये आ गया आपका a प्लस b प्लस c माइनस 6। ये इसका फॉर्मूला होता है। और आपका एक का देन आप बोलोगे ये दोनों पेयर में बनते हैं, a माइनस 2 इंटू b माइनस 2 प्लस ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट और b माइनस 2 इंटू सी माइनस 2 और प्लस c माइनस 2 इंटू a माइनस 2। कुछ इस तरह का इसका फॉर्मूला होता है। और ज़ीरो का होता है आपका ये हो गया 8 4 2 1, तो 1 और अंदर होगा आपका a माइनस 2
इंटू बी माइनस टू इंटू सी माइनस टू। जनरली जो ये ए बी और सी का मैं मेंशन कर रहा हूँ ये क्यूबॉइड के लिए मेंशन किया जाता है। यहाँ पर इसने क्यूब पूछा है तो क्यूब में आपको मालूम है जो ये आपका में ए बी और सी है ये कुछ और नहीं, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा। तो ए बी तथा ये सी हो जाएगा। अच्छा, क्यूब्स की क्या खासियत होती है? क्यूब में आपका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो सेम रहती है। ठीक है, तो जो ए बी और सी है वो सेम रहेगा, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? मैं उसको एन लिखूंगा। एन लिखने का क्या मतलब है? यानी कि वो एक क्यूब हो जाएगा। सॉरी, मेरा फ़ोन गिर गया था। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, तो आपका n की वैल्यू कितनी आई थी? n की वैल्यू आपकी आई थी n बराबर कितना आया था आपका? 4 आया था। और फॉर्मूला क्या होता है जीरो साइड पेंट का? आप बोलोगे 1 इंटू एन माइनस टू, एन माइनस टू और एन माइनस टू, क्योंकि ए बी सी सेम होते हैं उनको मैं n लिखूंगा। तो ये बनता है आपका n माइनस टू का क्यूब। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपकी आ गई 4 माइनस 2 का क्यूब, तो आप बोलोगे 4 में से 2 गया, 2 का क्यूब यानी कि 8। तो आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए जीरो साइड पेंट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सतह दिखने का दिख नहीं रही है, इसका मतलब है वो जीरो साइड पेंटेड वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। आगे कह रहा है प्रश्न आकृति ये है, ये किस वाले में इसका मेंशन होगा, मतलब ये किस में पाई जाएगी? तो यहाँ देख लेता हूँ इंग्लिश वाले पोर्शन में, तो पहले में भी दिखाई दे रही है, दूसरे में भी, तीसरे में नहीं। ये तो हो गया गलत, ये भी हो गया। हाँ हाँ, बी होगा इसका उत्तर, ए नहीं होगा। देखो जो ये वाली साइड है आपकी, ये 90 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा इस साइड को यूं कुछ ऐसा टिल्ट है, इसका थोड़ा सा यूं टिल्ट है हल्का सा। तो यहाँ पर देखो ये गैप अगर मैं देख पा रहा हूँ, आप इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को देखिए और इसको देखिए, 90 होता तो ये ऐसे बनता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होता। फिर कह रहा है यदि कह रहा है एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, यदि एक डॉट वाली सतह सबसे नीचे है तो शीर्ष पर डॉट की संख्या क्या होगी? तो ये आप सब लोग जानते हैं, डाइस के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आपको कॉमन साइड पहचाननी है, इसमें 3 है और इसी की रिस्पेक्ट में आप डाइस को रोटेट करवाएंगे। क्लॉकवाइज करवा सकते हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 से आप कहाँ पहुँचोगे? 5 पे पहुँचोगे। तो आप 3 से कहाँ पहुँचे? आप 5 पे पहुँचे। अब यहाँ पर 3 से आप कहाँ पहुँचे थे? यहाँ पहुँचे आप किस पे? यहाँ पे पहुँचे आप 6 पे। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। फिर आप यहाँ से 5 से कहाँ पहुँचे? 4 पे। और यहाँ जहाँ 6 पे छोड़ा था आपने, 6 से कहाँ पहुँचे? 2 पे। तो 5 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 2। तो 3 का अपोजिट 3 तो नहीं होगा, जो बची हुई संख्या होगी वो होगी, तो कौन सी? 1। तो 3 का अपोजिट 1, और उसने 1 का अपोजिट पूछा है कि एक डॉट वाली सतह सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सी होगी? 3 इसका उत्तर होगा। अच्छा, ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी? तो WT3 कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। हम क्या करते हैं, जब भी लेटर दिखते हैं हम इनके जो कोड हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं। S19D4। अच्छा, ये तो दिखाई दे रहा है, 3 का डिफरेंस है ना, 3, ये 15, हाँ ये P16G7, 16 7, ये 9। अगर ये J10 है, T20, ठीक है ये, तो इसका आंसर होगा आपका सी। आगे ACDGHI-UVWXYZ, तो ए, देन आपका ए हो गया, C3G7, इसमें 2 का गैप, इसमें 4 का गैप,
तो अगला वाला 6 का गैप कितना देगा, 13। तो 13 किसका कोड होता है, आपका M। तो यही इसका उत्तर होगा। कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद कितने का मिलेगा गैप, 8 का मिलेगा। 13 और 8 21, 21 होना चाहिए U। U है, बिल्कुल है, तो M ही आपका उत्तर होगा। आगे बढ़े, पेपर फोल्डिंग और फिर उसमें कट। तो इसने पेपर को कुछ यहाँ फोल्ड किया ऐसे, ठीक है, या इसको यहाँ पे पलटाया, यहाँ पे एक कोना बना इसका, ठीक है, एक क्या बोलेंगे, सिलबट्टा पड़ा इस पे पेपर पे, और फिर इसने इसको फिर फोल्ड किया। अच्छा, तो अब देखो फोल्ड किया तो ये आपका खुलेगा तो कुछ ऐसा देगा, ठीक है। अगर ये और खुलेगा तो कुछ आपका ऐसा देगा, इसी का ही पूरा फिगर। तो ये वाला आपका उत्तर होगा। तो ये कहाँ है, ये आपका ये है ऑप्शन नंबर ए। सेम यही है आपका, ये और ये, देन ये और ये। तो ये फोल्ड हो गया, आपको कुछ ऐसा देगा, ठीक है। और छेद कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। तो जब ये खुलेंगे तो ये तो कोई वो नहीं देंगे डॉट, ये खुल जाएगा। ये मैंने खोल दिया, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, नहीं नहीं होगा, पूरा ये मिट जाएगा। और ये खुलेगा, ये खुलेगा तो ये और ये ऐसा बनेगा। तो सीधी रेखा में आपको 4 डॉट मिलेंगे। तो सीधी रेखा में 4 डॉट बी में हैं। इसके बाद आगे ये रिपीट हो रहा है क्या, 77, हाँ ये पेज रिपीट हो रखा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित संख्या के अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके तुरंत पहले 3 या 4 आए, मतलब 5 लिखे और यहाँ पर 3 या फिर 4 5 से पहले। और दूसरी जगह पे कह रहा है लेकिन तुरंत बाद 8 या नहीं ना आए, 8 और 9 नहीं दिखने चाहिए। तो भैया पहले तो 5 ढूंढो। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से काम ख़राब हुआ है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा। पहला 5 आपको ये 5 5 5 5 5 5। अच्छा, अब कितने 5 ऐसे जिनसे पहले 3 या फिर 4 आ रहा है, तो ये वाला 5, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, ये वाला 5, ठीक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, आपका इस वाले में भी, सॉरी इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, आपका इसमें, इसको थोड़ा सा रब कर लिया जाए, ठीक है, ये और ये, और फिर आपका ये, तो इसको भी मिला लेते हैं। तो आपको कितने मिले ऐसे, 3 5 ये, अच्छा आगे भी तो कह रहा है 8 और 9 नहीं आने चाहिए बाद में, तो इसके आ रहा है, तो ये तो कटा, ठीक है, इसके तो नहीं, इसके आ रहा है नहीं, तो ये मिला लीजिए, सबसे लंबी लाइन मिल गई, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये नहीं, ये तो कटा, फिर 4 5 6, हाँ ये सही है, इनको सर्किल में करते रहिए। ये सर्किल हो गया, 3 5 7 बिल्कुल, ये भी होगा। 5 ये तो नहीं था, 4 5 और यहाँ पे 2, तो हाँ ये भी, और यहाँ पे इमेजिन करिए 2 है, ये वाला मैं ऊपर ले गया। यहाँ पे 3 5 और ये 1, बिल्कुल सही। यहाँ पे 8 और 9 नहीं है, तो ये होंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी इस 5 के बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 है। 8 और 9 नहीं है, तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इसका उत्तर होगा। आगे देखिए, इन 4 वर्ड्स गिवन बिलो द लाइक इन सम मैनर वाइल द फोर्थ वन इज डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका यूरोप अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना इसका उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका यूरोप ये आपके कॉन्टिनेंट है, बाकी अर्जेंटीना आपका कंट्री है। फिर कह रहा है बिरले नैक मीन्स ग्रीन एंड टेस्टी, पिकनैक हॉर मीन्स टोमेटो इज ग्रीन एंड कोकबिर हॉर ये है आपका क्या, कोकबिर हॉर मीन्स फूड इज टेस्टी। तो लिख लीजिए आपका बिर ले नेक,
कह रहा है ग्रीन एंड टेस्टी। फिर कह रहा है पिक, नेक, हॉर। ध्यान रखना, आपको ये एग्ज़ाम में इस तरह से लिखना नहीं है, आपको यहीं से ही इनकी मदद ले लेनी है। ये मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे ही लिख रहा हूँ। टोमेटो इज़ ग्रीन। देन कॉक बिर हॉर, कॉक बिर हॉर। ये है फूड इज़ टेस्टी। कलर चेंज कर लिया जाए, ग्रीन से कर लेते हैं। कह रहा है बिरले नेक, ग्रीन एंड टेस्टी। अच्छा, फिर कह रहा है टोमेटो इज़ ग्रीन। अच्छा, ग्रीन यहाँ पर है, ग्रीन यहाँ पे है, बाकी कॉमन है कुछ नहीं कॉमन, तो मैं ग्रीन को ग्रीन सर्किल कर लेता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे ग्रीन कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपका कॉमन होगा। क्या बिर कॉमन है? नहीं। क्या ले कॉमन है? नहीं। क्या नैक कॉमन है? बिल्कुल नैक कॉमन है, यानी कि ग्रीन का जो कोड होगा वो नैक है। बाकी टेस्टी कहीं नहीं। अच्छा, ग्रीन एंड टेस्टी और फूड इज़ टेस्टी में कुछ कॉमन है। मैं यहाँ पे पहले से शुरुआत कर रहा हूँ, उसका कंपेयर करता हुआ जा रहा हूँ। तो ग्रीन का यहाँ मिल गया था मेरे को, ग्रीन एंड टेस्टी, फूड इज़ टेस्टी। तो टेस्टी कॉमन है, मैं इसको ट्रायंगल में कर लेता हूँ मेंशन। तो टेस्टी आपका ट्रायंगल में हो गया। अच्छा, यहाँ पहले में और तीसरे में कुछ कॉमन है, बिर कॉमन है। जी हाँ, बिर कॉमन है, तो बिर आपका कॉमन हो गया। जो नहीं है कॉमन वो मैं ऐसे मेंशन कर लेता हूँ, ले का मीनिंग एंड। अच्छा, उसके अलावा इज़ भी यहाँ पर देखो कॉमन है आपका। तो इज़ का कोड क्या होगा आपका? हॉर। तो इज़ को मैं लिख लेता हूँ स्टार बना के, ये कर लिया, और को भी मैं स्टार बना देता हूँ। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। पिक जो छूटा वो छूटा आपका टोमेटो का, और जो COC छूटा वो आपका फूड का। कह रहा है टोमेटो इज़ टेस्टी। तो टोमेटो यानी कि पिक, और इज़ का कोड क्या था? इज़ का कोड मैंने एक स्टार में किया हुआ है, हॉर, HOR। और टेस्टी को मैंने ट्रायंगल में, तो बिर। पिक, हॉर, बिर आपको कहीं ऑप्शन में दिखे तो आपका आंसर होगा पिक, हॉर, बिर। तो पिक, हॉर, बिर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में। देखिए, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आप निपटा लोगे अपने से ही। मूल रूप से बाएं से नीना। अच्छा, ये लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है या फिर हाँ सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है रीना और बीना और मीना और नीना, बहुत ऐसे लग रहा है कि सिमिलर से नेम है, तो थोड़ा बच के रहना इन क्वेश्चंस में जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ये है आपका, ठीक है। 4 छात्राओं के एक समूह पर विचार करें। रीना, बीना, मीना और नीना जो एक पंक्ति पर खड़ी हैं। रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर हैं। बाएं यानी कि लेफ्ट, तो बाएं से वो कौन है? रीना और बीना। तो ये रीना है और ये बीना है। एक को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, एक को इंग्लिश में। तो इनकी पोजीशन क्या है? इनकी पोजीशन है आपकी 6th एंड 7th, ओके, इस साइड से। देन कह रहा है मीना और नीना दाएं से 4थे और 5वें स्थान पर हैं। यहाँ पर आपकी मीना हो गई, देन नीना। ये आपकी कौन सी पोजीशन में है? दाएं से 4थे और 5वें स्थान पर मीना और नीना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका नीना को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, लिखना ही पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये है नीना यहाँ पे है और मेरे को मीना इस तरफ लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये देखिए, ये मीना अगर बैठी है तो 4थे स्थान किस तरफ से है आपका?
दाएं से, तो दाएं से पहला जो पोजीशन आएगा वो फोर्थ आएगा, ना कि फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ आपका बाद में आएगा। तो मीना का मेंशन पहले है फोर्थ पोजीशन का, तो ये आपका पहले आएगा, देन मीना आएगा। अब क्या कह रहा है, जब मीना यानी कि जब बीना और मीना अपने स्थान की अदला बदली करते हैं तो बीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर होती है। तो बीना इस तरफ से तो कितने पोजीशन में है, 7th, और इस तरफ से ये 5th पोजीशन में है, 15th पोजीशन में है। कहाँ से, बीना बाईं ओर से, यानी कि इस तरफ से ये 15th पोजीशन में है। जब ये मीना का जो इस साइड का पोजीशन है 4th, इससे इंटरचेंज करती है, यानी कि एक पोजीशन बीना की क्या हो गई 4th और एक हो गई 15th, यानी कि एक ही पर्सन दो पोजीशन होल्ड करके बैठा है। तो आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपको इस पर ध्यान देना है। लेफ्ट कितना है, लेफ्ट आपका 15 है, राइट आपका 4 है, -1, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गया आपका 18। तो टोटल पर्सन कितने हैं यहाँ पे 18। अच्छा, ये कह रहा है मूल रूप से बाएं से नीना का स्थान है। तो नीना का स्थान बाएं से, यानी कि बाएं से, ठीक है। तो बाएं से ये क्या होंगी, जब देखो बीना का पोजीशन ये 15th है जो कि 4th में बैठा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका पोजीशन इस साइड से कितना होगा, इससे पहले, यानी कि 14th पोजीशन में। तो इसका 14th आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है दाएं से रीना का स्थान बताओ। तो जो ये रीना है, अगर ये इस साइड से 6th पोजीशन में है, ठीक है, तो इस साइड से इसकी पोजीशन बतानी, किस साइड से, इस तरफ से, किसकी, रीना की। तो रीना की पोजीशन बताते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके 18 हैं। फॉर्मूला क्या था, टी प्लस आर और एल प्लस आर। तो लेफ्ट से दे रखा है 6th, राइट से निकालना है और -1 करना है। अच्छा, ये -1 इसलिए किया जाता है, ध्यान रहे, क्योंकि एक ही पोजीशन पर एक पर्सन दो दो रैंक लेकर बैठा है, यानी कि एक पर्सन को हम 2 बार काउंट कर देते हैं। तो इस वजह से हमको एक बार उसको माइनस करना पड़ता है। तो ऐसे में आपका टोटल निकाला जाता है। तो आर आप लिखोगे, आर कितना आएगा, आप यहीं से एक को निपटारा कर दो, एक का 6 में से 1 गया 5, और 5 इस तरफ जाएगा, तो 18 में से 5 गया, आप बोलोगे 13 इसका उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और फिर इसके बाद बीना और मीना के स्थानों की अदला बदली करने पर दाएं ओर से मीना का स्थान। अच्छा, दाएं ओर से मीना का स्थान, तो मीना इस तरफ से तो कितनी हो गई, जब बीना और मीना ने इंटरचेंज की पोजीशन, तो यहाँ पर मीना आ गई, मीना बैठ गई। और अब मीना का पोजीशन कह रहा है दाईं ओर से, तो मीना बाईं ओर से तो 7th है, तो दाईं ओर से क्या होगा, सेम। यहाँ से तो लेफ्ट से ही कितना है, 7, और राइट का नहीं पता हमें यही मालूम करना है। 7 से 1 गया 6, 6 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा, तो आर कितना आएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। फिर से फिगर वाले क्वेश्चन, ये भगवान। चलो पहले डॉट को काउंट करते हैं। डॉट पहले ये, देन यहाँ पर एक पोजीशन खिसक के ये यहाँ चला गया दूसरे में, फिर ये यहाँ गया, फिर एक पोजीशन खिसक कर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो अगली बार आपको डॉट यहाँ दिखेगा, इस वाले पे, इस वाली जगह पे। तो डॉट आपको तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो ए और सी में से कोई आंसर होगा, डी और बी आपके गए। अब आगे देखो, एरो है, एरो यहाँ पर है, फिर ये जगह खाली हुई, यहाँ पे पहुँचना था, नहीं, इसने यहाँ पे पहुँचा दिया, तो ये। फिर अगली बार देखो, क्या एक ही जंप कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल, ये जगह छोड़ी हुई है, ये वाली जगह छोड़ी हुई है, फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि एक एक पोजीशन आगे खिसकता हुआ जा रहा है। फिर ये यहाँ दिखेगा, एक पोजीशन ये वाली इसने नहीं रखी, एरो ने, ठीक, यहाँ पर गया, अगली बार यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर, तो एरो अगली बार आपको यहाँ दिखाई देगा, यानी कि डॉट ये और एरो इस तरफ। तो डॉट ये, एरो आपका इस तरफ होना चाहिए, इसमें है, ए वाले में, सी में नहीं है, तो सी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो, आगे ये फिगर है आपका, ये एरो, देन ये आपका अगले फिगर में इंक्रीज़ हो रहा है,
और अगले फिगर में एक और चीज़ आ रही है यहाँ पर, ब्लैक डॉट। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से चीज़ें बढ़ रही है। हाँ, फिर ब्लैक डॉट आ गया, अगली बार इसने वाइट कर दिया डॉट को, देन अगली बार ब्लैक और ये अगली बार वाइट। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है डॉट का हिसाब, ये देन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से। तो अगली बार आपको यहाँ मिलेगा। तो आपकी पोजीशन एक तो ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा, बी और सी में से, बी और डी में से हो सकता है। अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगी? डिसाइडिंग फैक्टर ये लाइंस होंगी, एक ये, देन इसने जन्म लिया, अगली बार इसने जन्म लिया, अगली बार ऊपर वाले ने, तो अगली बार नीचे वाले ने, देन फिर ऊपर वाला लेगा अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में आपको कुछ ये वाला दिखेगा। तो यही उत्तर होना चाहिए। हाँ, अगली बार आपको यहाँ दिखना था, इसने यहाँ कर दिया, तो ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे बढ़े। ठीक है, ये स्क्वायर है, यहाँ देखो ये बन गया, तो आपका सर्किल बड़ा हो जाएगा। और जो ये हैं आपके, ये कुछ फ्लिप कर गए आपके, और ये भी आपका फ्लिप कर गया ऐसा, और फिर इनको ज्वाइंट कर दिया। अगर आप इनको ज्वाइंट करोगे, अगर मैं इनको ज्वाइंट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा मुझे। ठीक है, और यही फिर इसने क्या किया, स्क्वायर के अंदर पिरो दिया। तो आपका सर्किल के अंदर क्या आएगा, आप इनको पहले फ्लिप करोगे ये और ये, तो फ्लिप करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ये मिलेगा, और नीचे वाले को भी आप फ्लिप करोगे तो ये मिलेगा, और आपने इसको साथ में ज्वाइन करना है। अब देखो, फ्लिप करने पे इसका ब्लैक कलर लेफ़्ट में तो आएगा नहीं, या सॉरी राइट में नहीं आएगा, तो ये लेफ़्ट में ही रहेगा, और ये वाला भी लेफ़्ट में रहेगा, और ये आपका किसके अंदर आएगा, ये आपका सर्किल के अंदर आएगा। तो सर्किल के अंदर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। आगे देखें, 3 एरो, देन ये 45 डिग्री का एंगल, देन ये 90 डिग्री, देन ये क्या होगा 45 डिग्री, होना तो यही चाहिए 45 ये नहीं होगा। फिर आगे इन एरो की शक्लें चेंज हो रही हैं, नहीं, काले के काले हैं, ये भी काला, तो अगला यहाँ पर भी इनके काले मुंह नज़र आएंगे, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही इसका उत्तर होगा। अच्छा, फिर और चीज़ें भी तो चेक कर लेनी थी। ये देखो स्क्वायर है, ये ट्रायंगल, तो आगे स्क्वायर, तो स्क्वायर है जी हाँ, तो ट्रायंगल वाला तो ये मेंशन नहीं किया। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका उत्तर होगा। अच्छा, टोनी के पास 2 तथा 5 के कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के। ये 2 के सिक्के, ये 5 के सिक्के, कलर चेंज करना पड़ेगा। ये 2 का सिक्का और ये 5 का सिक्का, रेशियो काहे को बना रहा हूँ। ठीक है, हमें नहीं मालूम कि कितने सिक्के हैं, लेकिन कुल सिक्के हमें मालूम है कितने हैं, 10 हैं। ये नहीं मालूम कि 2 की कितने, 5 के कितने हैं। फिर कह रहा है इनमें से कौन कुल संभावित धनराशि टोनी के पास नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना होगा, 9, क्योंकि सम कितना आ रहा है 10। यानी कि अगर 2 रुपये का केवल एक सिक्का मौजूद है और 5 रुपये के 9 सिक्के मौजूद हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? तो आप बोलोगे अगर 2 रुपये का एक सिक्का है तो 2 रुपये, और 9 सिक्के आपके 5 रुपये के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 45 रुपये बनेंगे। ठीक है, अगर एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपये है, 5 रुपये का आपके पास सिक्का है और 9 सिक्के हैं 5 रुपये के, तो आप बोलोगे मेरे पास 45 रुपये हैं। तो आपके 47 रुपये बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो था आपका कॉइन्स, पहले 1 था फिर 9 था, ऐसे ही 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर आप लिखोगे 5, 6, 7, 8, ऐसे चलते जाएंगे। अगर x बढ़ता हुआ जाएगा तो दूसरा घटता हुआ जाएगा। अगर ये 2 है तो ये 8 होगा, क्योंकि टोटल सिक्के कितने हैं, 10। अच्छा, ये 3 है तो ये 7, ये 4 तो ये 6, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 4, ये 7 तो ये 3, ये 2। अब बताओ इसमें
कुल कितने रुपए आपको मिलेंगे। अगर 2 रुपये के 2 सिक्के हैं और 5 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये के 2 सिक्के से आपको 4 रुपये मिलेंगे और 5 रुपये के 8 सिक्कों से आपको 40 रुपये मिलेंगे। तो आपके 44 रुपये भी पॉसिबल हैं। फिर 3 सिक्के आपको 2 रुपये के मिल रहे हैं तो 6 रुपये आप यहाँ से बना लोगे। 7 सिक्के 5 के तो आप 45 रुपये यहाँ से बना लोगे और 35 रुपये यहाँ से बना लोगे और 35 और 6 क्या होगा 41 रुपये। फिर 4 आप इधर से 4 सिक्के तो 8 रुपये, 6 सिक्के तो 30 रुपये, तो ये 38, ये फिर 10, ये 5×5 = 25, तो ये 35 रुपये बन गए। ठीक है, ऐसे ही ये मैं 12 करता हूँ, ये 20 करता हूँ तो ये आपका 32, ये आपका 14, ये आपका 15 यानी कि 29 रुपये, ये आपका 16, ये आपका 5×10 यानी कि 26 रुपये। तो ऐसे ही चलते रहेंगे। पहले ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। आपके ऑप्शन ए क्या 36 रुपये बन सकते हैं? क्या 36 रुपये बन सकते हैं? सॉरी, हाँ ऊपर का क्वेश्चन है, मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी कक्षा था, अभी टोनी के पास 2 रुपये। अच्छा, क्या 29 रुपये बन सकते हैं? तो हाँ 29 रुपये बन रहे हैं। कह रहा है टोनी के पास नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो 29 है जी बिल्कुल। 34 है नहीं, तो 34 रुपये नहीं बन सकते, तो इसका उत्तर यही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। 38 है बिल्कुल, हाँ 38 रुपये भी बन सकते हैं। क्या 41 रुपये बन सकते हैं? जी हाँ 41 रुपये भी आपके बन सकते हैं। तो तीनों ये बन सकते हैं, 34 रुपये नहीं हो सकते। अच्छा, इसको रब कर लिया मैंने। आपने नहीं किया तो एक बार पॉज करके आप देख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लेना। वैसे हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि स्क्रीनशॉट लिया जाए। हाँ, तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कक्षा में कुछ बेंचेस हैं, प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठे हैं और 3 बेंच खाली रह जाती है। यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं? ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलते थे एक टाइम में। अभी देखते हैं क्या होता है। देखो, इनको जो चीज़ जोड़ेगी ना, वो जोड़ेगी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। दोनों जगह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके बराबर होंगे, क्योंकि सेम कंडीशन में सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट चला रहा है। पहली कंडीशन में ये हर बेंच में 4 बच्चे बैठा रहा है तो 3 बेंच खाली हो रही। दूसरे बेंच में ये 3 बच्चे बैठा रहे हैं, हर बेंच पर 3 छात्र खड़े हो रहे हैं। तो छात्र तो सेम है ना, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दोनों जगह क्या होंगे? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, कुल छात्र दोनों जगह दोनों कंडीशन में सेम होंगे। तो हमें छात्र संख्या से ही ये उत्तर लाना है, कक्षा में कितने छात्र हैं। तो यदि प्रत्येक बेंच पर अगर 4 छात्र बैठते हैं, मान लो बेंच, कुल बेंचेज हैं आपकी x, तो x बेंच पर अगर 4 बच्चे बैठते हैं, प्रत्येक बेंच पे 4 बच्चे बैठते हैं, मान लो x आपका 5 है, यानी कि 5 बेंच, प्रत्येक बेंच पे 4 बच्चे बैठे हैं, तो 5 बेंच पे आप बोलोगे 4×5 यानी कि 20 बच्चे बैठे होंगे। तो मैं x ले लेता हूँ, x की वैल्यू मुझे नहीं मालूम कि कितने बेंचेस हैं, तो कह रहा है 3 बेंचेस खाली रह जाती है, तो 3 बेंच मैंने खाली रख ली। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं, तो कह रहा है यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं तो x+3 मान लो। सॉरी, एक सेकेंड 3 बेंचेस खाली रह जाती हैं। मान लो आपके टोटल बेंचेस हैं x, ठीक है। हमें नहीं मालूम यहाँ पे कितने बेंचेस हैं, तो मैं x-3 मान लेता हूँ। 4 नहीं, देखो, अगर आप यहाँ पे x नंबर ऑफ बेंचेस में 4 बच्चों को बैठा रहे हो तो आपको टोटल x नहीं मानना, फिर x+3 मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये सही है। तो देखो, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ बेंचेस होंगी वो x नहीं होंगी। x में तो आपके बच्चे बैठ रहे हैं, 4 बच्चे बैठ रहे हैं,
तो कुल बेंचेस आपकी कितनी होंगी, 3 खाली भी तो होंगी, तो कुल बेंचेस आपकी कितनी हैं, x प्लस 3। तो टोटल जो बेंच होंगी, टोटल बेंच उनकी संख्या कितनी है, x प्लस 3। ठीक है, और बैठे कितने हैं पहली कंडीशन में, बैठे हैं x बेंच पर, 3 तो खाली हो गई, तो x बेंच पर हमने 4 बच्चों को बैठा दिया, तो 4 गुना x प्लस 3 आपका क्या होगा, ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं शायद, इसको मिटाना पड़ेगा। अगर x प्लस 3 टोटल बेंचेस हैं और 4x पे बच्चे बैठ रहे हैं, तो इस तरफ तो ये टोटल स्टूडेंट आ गए आपके 4x। दूसरी साइड आप देखोगे आपके 3 बच्चे बैठ रहे हैं कितनी बेंचेस में, टोटल बेंचेस पे x प्लस 3, तो खड़े कितने हैं आपके, तो खड़े हैं आपके 3 बच्चे। तो आप बोलोगे यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इज़ 9 प्लस 3। तो 4x में से 3x किया, आप बोलोगे x, और 9 10 11 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई। तो x की वैल्यू 12, तो टोटल बेंचेस आपकी आ गई 15, 12 प्लस 3 15। अच्छा, अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो आप कुल छात्र संख्या निकाल सकते हो। देखो ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, पहले ही बताया था मैंने कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को इक्वल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू एक तरफ 12 है, यहाँ पे x की वैल्यू 12 निकली, तो आप कहीं भी मेंशन कर लो x का, आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। अगर मैं इधर रखता हूँ x को, तो आप बोलोगे 4 इंटू 12 यानी कि 48 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं इस साइड से भी x का वैल्यू पुट करता हूँ तब भी आपका आंसर 48 आएगा। देखिए कैसे, अगर अंदर मैं 12 का मेंशन करता हूँ, 12 प्लस 3 तो 12 और 3 15, और 3 गुणा 15 प्लस 3, ये भी तो आपका 48 ही आएगा। 3 15 3 45 प्लस 3 48, तो ये आपका आंसर होगा। इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ बेंचेस x प्लस 3 लिए हैं, तो बच्चे पहली कंडीशन में कितनी बेंचेस में बैठ रहे हैं, x में 3 बेंचेस आपकी खाली हो जा रही हैं। दूसरे केस में आप टोटल बेंचेस में बच्चे बैठा रहे हो 3 बच्चे, तब कितने बच्चे खड़े हो रहे हैं, 3। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें इक्वेशन बनाते हुए। बाकी आप अपना क्या कहते हैं, आप अपने तुक्के भी लगा सकते हो, वो टेक्निक मैं नहीं सिखाऊंगा, वो आप खुद सीखोगे जब आपकी प्रैक्टिस में क्वेश्चन होंगे। जब आप देखो एक बार लैंग्वेज सीख जाते हो ना क्वेश्चन की, तो आप फिर चीज़ों को फिर उस तरीके से भी एज्यूम करने लगते हो कि आपका स्पेकुलेशन आपका क्या हेल्प कर लेगा आपका ऑप्शन एलिमिनेट करने में, या आप वैसा सोच पाओगे कि इसका उत्तर आपका 48 हो सकता है, कुछ ऐसा कि मैं एक तरफ 4 बैठा रहा हूँ, 3 बैठा रहा हूँ। फिर आपके दिमाग में नंबर चलने शुरू हो जाएंगे कि मान लो आपकी 10 बेंचेस हैं, मैं 4 बच्चों को बैठा रहा हूँ तो 40 बच्चे हो रहे हैं। अगर 10 बेंचेस हैं, अगर मैं 3 के हिसाब से बैठा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो 33 बच्चे हो रहे हैं। 3 बच्चे जो एक्स्ट्रा हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिया, तो देखो डिफरेंस हो रहा है। तो आप फिर एक नंबर ऐसा लाओगे जैसे कि 12 13 14 या फिर 15, जो आपका उत्तर दे देगा। आप इस तरह से भी चल सकते हो अगर आप सोच पा रहे हो अपनी मैथ्स को कि हाँ असल में चीज़ें किस तरह से चल रही है। आगे ये पंखुड़ियों वाला क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से भिन्न आकृति बताइए। तो ए और बी में ही डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखो आपका लेफ़्ट साइड को अगर मैं इसमें देखूं, इसको एज इट इज़ रहने दूं और बी को थोड़ा रोटेट करा दूं इस तरफ, तो आपको जो डबल पंखुड़ियाँ रहेंगी पेयर में वो इस तरफ दिखेंगी और इस तरफ, तो इन दोनों में से कोई ऑड होगा। अब मान लेते हैं कि आपका बी ही ऑड है, बी ही ऑड है, तो आप ए को लेके चलोगे। अब ए के हिसाब से अगर आप सी को चेक करते हो तो सी को आपको थोड़ा इस तरफ रोटेट करवाना पड़ेगा। तो आप देखोगे जो ये वाली पंखुड़ी है ये इस तरफ आएगी और ये 2 पंखुड़ियाँ इस तरफ जाएंगी, और यहाँ तो ए अपने लेफ़्ट साइड में 2 पंखुड़ियाँ लेके बैठा है। तो यानी कि ए की ना तो बी से बन पा रही थी ना सी से बन रही है, यानी कि ऑड कौन है, आपका ए ही है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन
ए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं देखूँगा 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन में मैं इसको प्रिंसिपल मान लेता हूँ, प्रिंसिपल फिगर, ठीक है, जैसे यहाँ पे माना था। फिर इसके हिसाब से बाकी चीज़ें चलाऊँगा। बी को मेरे को रोटेट करना पड़ेगा इस साइड में, ठीक है। तो मैं अगर इस साइड रोटेट करूँगा बी को, कितना, बी को मैं रोटेट करता हूँ 45 डिग्री पे, ठीक है। 45 डिग्री थोड़ा टिल्ट किया तो ये आया कुछ ऐसा, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसा, फिर ये कुछ ऐसा। तो बन रहा है ए और बी में समानता, हाँ। तो ये दोनों तो पास हो रहे हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, तो इनमें से तो ऑड कोई होने से रहा। अब प्रिंसिपल फिगर ए ही रहेगा हर बार। अब सी को चेक करें, सी कुछ ऐसा लेटा हुआ है, ठीक है, इस तरफ को। अब ये देखो कि आपका जो ये मेन ट्रायंगल था ना, जो इस तरह से वो कर रहा था, इस तरह का नेचर शो कर रहा था कि आपका परपेंडिकुलर आपको राइट साइड में मिल रही थी, बी में भी आपको परपेंडिकुलर राइट साइड में मिल रही थी। तो कोशिश कीजिए आपका जो सी में ये वाला फिगर है, जिसका परपेंडिकुलर साइड है, वो आपको राइट साइड में देखने को मिले। तो आप रोटेट करोगे इसको इस तरफ, तो आपका ये कुछ ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, यानी कि सी भी इनका भाई बंधु ही है। फिर डी देखते हैं, डी को अगर हम रोटेट करवाएं, अब हमको परपेंडिकुलर साइड किस तरफ रखनी है, इस साइड रखनी है, राइट साइड में। तो इसको रोटेट कराओ, तो आप रोटेशन में ले जाओगे इसको, तो ये आएगा आपका, देखो रोटेशन में ये ऊपर आया, ठीक है, तब भी इस तरफ रहा, फिर ये घूम कर इस तरफ चला जाएगा। तो भैया ये तो कुछ अजीब ही बन रहा है। ये ऐसा ना हो के आपका ये कुछ ऐसा बन रहा है। देखो आपका परपेंडिकुलर जो है वो नीचे को आएगा फिर, ठीक है। जो ये इंक्लिनेशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ, बाकी फिगर में देखिए आपको इंक्लिनेशन लेफ़्ट से राइट को मिलेगा, लेफ़्ट से राइट को मिलेगा, ठीक। इस वाले ट्रायंगल में इंक्लिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट को। तो ये आपका उत्तर होगा। अच्छा 95 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था, ये देखा था मैंने। इसमें क्या करो, वाइट ब्लैक से शुरुआत करो। अगर ये वाइट है, ठीक है, वाइट ट्रायंगल, तो इसको बना लेते हैं ब्लैक। इसको आपने लिख लिया ब्लैक, ये आपका हो गया वाइट। अच्छा अगली बार क्या आप यहाँ पे वाइट का यूज़ कर सकते हो, क्यों, कंट्रास्ट पैदा होगा। देखो ना यहाँ पे देखो, अगर मैं वाइट यहाँ पे रखता हूँ तो भैया इन दोनों वाइट को ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाला पोर्शन अलग तो कर रहा है, तो मैं वाइट का यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा BW मैं करता हूँ ग्रीन का भी यूज़, तो मैं मान के चलो यहाँ पे ग्रीन लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को वाइट चलाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ग्रीन चला सकता हूँ, यहाँ पे वाइट, सो यहाँ पे मैं ग्रीन चला सकता हूँ। ग्रीन ग्रीन को नहीं काट पा रहा है, ठीक है, ये वाइट वाइट को नहीं काट पा रहा, और ये वाला वाइट भी वाइट को नहीं काट पा रहा। अब मैं यहाँ पे क्या चलाऊँ, क्या मैं एक नया रंग लूँ या फिर मैं इनमें से किसी का यूज़ कर लूँ। वाइट का तो देखो मैं यूज़ नहीं कर सकता, ग्रीन का भी यूज़ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि फिर फिगर में जो ये बॉर्डर्स हैं ये दिखेंगी नहीं प्रॉपरली। तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को बी का यूज़ करना पड़ेगा, ब्लैक या फिर ब्लू, जो बी लिखा है ये मैं ब्लैक मान लेता हूँ, तो मेरे को ब्लैक का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक आपस में क्या करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। फिर से मैं वाइट चला सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ब्लैक इनके बीच में आ रहा है, इस वाले वाइट के और इस वाले वाइट के बीच में, तो चला लिया। ऐसे मैं ग्रीन चलाऊँगा, तो आपके टोटल कितने कलर हो रहे हैं, ये वाइट, देन ये ब्लैक, और देन ये ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर वाइट तो ये रिपीट हो रहा है। तो टोटल आप मिनिमम कितने कलर चला सकते हैं, 1 2 3, तो इसका उत्तर 3 होगा। आगे बढ़े, एक दर्पण के माध्यम से देखने पर घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 1160 माइनस रियल टाइम बराबर मिरर टाइम। तो 1160 से हम RT को माइनस कर लेते हैं,
तो मिरर टाइम मिलता है। तो मिरर टाइम तो वो बता ही रहा है कितना, 3:15। हमको तो रियल टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले जाओ और इसको इस साइड में, तो आप बोलोगे 11:60 में ये इस तरफ रखूँगा, इसकी तरफ में ले गया 3:15, आपका निकल गया रियल टाइम। इनका डिफरेंस ही आपका उत्तर होगा 8:45। आगे, कंपनी एक्स का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें। कथन है, धारणाएं। अच्छा, कथन धारणाएं, ये अब एसएससी वालों का भी फेवरेट बनता हुआ जा रहा है। लास्ट 2 ईयर से ही यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो एजम्पशन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, एज्यूम कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़कर कि हाँ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। एज्यूम करने का मतलब प्रैक्टिकली होती हुई चीज़ों को एज्यूम करना है, ना कि अपने जो कल्पना से परे जा कर के आपको चीज़ें सोचनी है। सुपरमैन या सुपर पावर टाइप की आपको चीज़ें नहीं सोचनी। जो इन जनरल चीज़ें होती हैं उसको आप एज्यूम कर सकते हो। तो कह रहा है कि कंपनी एक्स का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें। ठीक है, खरीद सकते हैं, हाँ। फिर कह रहा है धारणाएं कि ये कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। तो क्या इस स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल शहद तैयार कर सकते हैं? कंपनी एक्स का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे। बिल्कुल हाँ, प्राकृतिक शहद खरीदे, यानी कि मार्केट में अप्राकृतिक यानी सॉरी वो है आर्टिफिशियल भी, यानी कि कृत्रिम शहद भी मौजूद हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल कृत्रिम शहद भी आपका तैयार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्स क्लेम कर रही है कि हमारा जो शहद है वो शुद्ध और प्राकृतिक है, यानी आर्टिफिशियल भी बना हुआ आपको मिल सकता है। उसके बाद, कोई अन्य कंपनी शुद्ध शहद की आपूर्ति नहीं करती। कोई अन्य कंपनी नहीं भैया, कंपनी एक्स के अलावा ऐसा थोड़ी कह रहा है कि कंपनी एक्स की मोनोपोली है कि वो ही शुद्ध शहद आपको प्रोवाइड करवाएगी मार्केट में। नहीं, और भी कंपनीज हो सकती हैं, ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक्स ही होगा, तो ये गलत होगा। तो इनमें से कौन सी धारणा कथन में निहित है? तो केवल एक निहित है। नहीं बाबू, ये नहीं। निम्नलिखित नहीं, दिए गए विकल्प में से कौन सी आकृति दी गई आकृति के हिस्सों का पुनर्गठन करेगी? कौन सा करेगी? देखो इसने क्या किया, अंदर जो ये ट्रिपल एच वाला साइन, ये वाला साइन है, इसको अलग किया है। ऑप्शन से देख के तो यही लग रहा है। और बाकी जो ये हैं आपके, इनको अलग किया है। जो ये क्वाड्रेंट है आपके 90 डिग्री, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्यों? देखो ये जो है, इसकी चोंच बना दी इसने, जबकि यहाँ पर तो चोंच है ही नहीं। ठीक है, असल में फिगर तो ये है इस तरह का, ये देखो इधर, इसमें तो चोंच है, तो ये तो नहीं होगा। और इसमें तो इसने ये वाला पार्ट मिस कर दिया, ये क्रूसिफिकेशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मिस है, जबकि असल फिगर में ये मिस नहीं है। अब इसमें और इसमें आ जाते हैं, ये तो भैया दोनों में कॉमन है। कंडीशन यहाँ पर बन रही है। अच्छा, ये देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये 90 डिग्री है। जी हाँ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री आपका बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखूं तो ये कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये अंदर को जा रहा है, जबकि अंदर को नहीं जाएगा। ये आपका कंप्लीट पूरा कर्व बना रहा है, ये अंदर को ऐसा नहीं खिसक रहा है इस तरह से। ठीक है, आप एक बार रब कर लेता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस फिगर को। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये अंदर को ऐसा हो रहा है? मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये ऐसा जा रहा होगा? नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर ये आपसे हो जाना चाहिए। कह रहा है बुद्धिमान त्रिभुज सुस्त व्यक्ति कौन है? सृजनात्मक लेकिन सुस्त व्यक्ति। ठीक है,
कह रहा है एक वृत्त में बुद्धिमान लोग हैं, इसमें बुद्धिमान लोग हैं। ट्रायंगल में है आपके क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक, और इसमें बोल रहा है सुस्त लोग हैं, ये सुस्त हैं। तो कह रहा है सृजनात्मक लेकिन सुस्त व्यक्ति। जो क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव ये हैं, ये भी हैं क्रिएटिव और ये भी हैं, लेकिन सुस्त होना चाहिए। तो सुस्त कौन है? जी, सी, ई और एफ। लेकिन ई और एफ आपके क्रिएटिव भी हैं, तो ई और एफ आपका उत्तर होगा। फिर कह रहा है कौन व्यक्ति बुद्धिमान एवं सुस्त है? ठीक है, और अब कर लेते हैं थोड़ा सा। बुद्धिमान और सुस्त है, तो देखो ये बुद्धिमान था सर्किल, बुद्धिमान और सुस्त ये चारों हैं, बुद्धिमान और सुस्त, ठीक है। उसके अलावा सृजनात्मक भी होना चाहिए, क्रिएटिव। तो क्रिएटिव कौन है? ये दोनों बंदे हैं, ठीक है, जो इन तीनों में आ रहे हैं। बुद्धिमान भी है, सुस्त भी है, लेकिन साथ में क्रिएटिव भी है। क्या ये होगा? ओ सॉरी, ये सुस्त नहीं होंगे, बी और डी। सुस्त तो आपका इसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है। तो ई और जी होंगे आपके बुद्धिमान और सुस्त, और लेकिन क्रिएटिव केवल और केवल कौन होगा? ई होगा। तो ई इसका उत्तर होगा। फिर कह रहा है कि स्कूल में, ये शायद अब मैथ्स आ गई है। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीखे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।